आप लोग हमें रोज वीडियो में देखते हैं, हमारी बातें सुनते हैं, चर्चा देखते हैं, विचारों से जुड़ते हैं, लेकिन अब सिर्फ देखना ही नहीं, अब आमने सामने मिलने का मौका है, और वो भी किसी साधारण कार्यक्रम में नहीं बल्कि राष्ट्रवादियों के कुंभ में। द जयपुर डायलॉग्स लेकर आ रहा है कोंकण समिट, मुंबई 21 मार्च को। थीम है अनब्रेकिंग इंडिया। इस वैचारिक संगम में आपके साथ होंगे आदि अचिंत, अभिजीत चावड़ा, अभिषेक तिवारी, एक्स मुस्लिम साहिल, भाषा सुंबली, तहसीन पूनावाला, सुशील कुलकर्णी, प्रभाकर सूर्यवंशी, प्रतीक बोराडे और भी कई प्रतिष्ठित वक्ता। जहां विचार होंगे, संवाद होगा और अटूट भारत के भविष्य पर गंभीर मंथन होगा। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दी हुई है और स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी आप आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। देरी मत कीजिए, आइए रजिस्टर करिए और इस वैचारिक संगम का हिस्सा बनिए। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हर्ष कुमार जी। स्वागत कर रहा हूँ हर्ष कुमार जी का जयपुर डायलॉग्स पर एक बार पुनः। और आप सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लें। तो साहब हर्ष जी, इस समय तो बहस चल रही है पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे। कल तो खुद का ही नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने टेबल नहीं किया और कहा कि साहब कि पहले तो है वेस्ट एशिया में बात कीजिए। आज क्या हुआ? आज क्यों छोड़ दिया? नहीं आज यार, आज क्यों जो है वो नो कॉन्फिडेंस हाँ, मोशन वो पे ऐसा मूव लगा कर ना दिया सर। इन्होंने? बात यह है कि मीडिया में भी इसको जिस तरह से कवर किया गया और हुँ। तमाम यूट्यूब चैनल्स पे और सब लोगों ने जिस तरह से डिस्कस किया, उसमें यह माना गया कि भाई विपक्ष जो है वो भाग रहा है, कायरता दिखा रहे हैं। भाई आप अपना ही जो मोशन लाए हो उसे मूव नहीं कर रहे हो, बार बार चेयर से कहा जा रहा है कि उसे मूव करो मूव करो। तो मुझे लग रहा है कि वो हो सकता है आज BSc में जो आज बैठक हुई हो सुबह, उसमें भी ये तय किया गया हो कि भाई आपको मूव करना है तो बताओ। और फिर इसका मैसेज ये भी गया कि विपक्ष इस बात से भी डर रहा है कि अगर ये मोशन मूव हुआ ओम बिरला वाला, तो फिर राहुल गांधी वाला आ रहा है पीछे पीछे, जो निशिकांत दुबे का है, तो उस पर भी कुछ ना कुछ होना ही है। तो ये लोग कहेंगे कि साहब ये डर गए कि राहुल गांधी के खिलाफ ना लाया जाए। हालांकि मुझे लगता नहीं राहुल गांधी के खिलाफ कुछ होने वाला है, लेकिन वो उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सारी की सारी चीजें थी। फिर आज तय हुआ होगा कि भाई चलो कर लेते हैं चर्चा। टाइम तो इन्होंने मांगा था और 2 दिन का टाइम दे दिया। ये भी तो लंबा लंबा चलाते हैं पूरा। पहले, इससे पहले जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आए हैं स्पीकर के खिलाफ, मैंने तो ये तक देखा है, जो हिस्ट्री में मैंने देखा पुराना, 2.5-3-3 4-4 घंटे में निपटा दी गई है डिबेट। 15-15 मिनट सब बोले और वोटिंग करा दिया। वोटिंग से ही होना है सब कुछ। लेकिन सरकार भी शायद चाहती है कि इस बहाने कुछ हंगामा किया जाए। तो आज चल रहा है ठीक ठाक। हाँ, चल रहा है। हाँ, वो तो चल रहा है, लेकिन कल भी तो राहुल गांधी ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया था यूथ कांग्रेस वालों की तरफ से। क्या क्या स्टेटमेंट दिया? वो AI समिट को लेके जो कहा था ना उसने कि भाई AI समिट था, उसमें यूथ कांग्रेस था, जो नंगा नाच हुआ था ना, उसका बड़ा एप्रिसिएशन कर रहे थे ना। ध्यान ध्यान नहीं है आपको? नहीं, अभी रिसेंटली किया है क्या? उस समय तो कल दिया ही था बयान। कल 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 का नहीं, कल का सर मुझे तो ध्यान नहीं है। मैंने राहुल गांधी का कोई भाषण कल देख कई मैंने ट्वीट वगैरह को चेक नहीं किया। अरे तो बहुत चल रहा था राहुल गांधी का। उसको AI समिट में जो यूथ कांग्रेस ने किया उसको लेके बड़ा एप्रिशिएट किया उन्होंने। तो ये तो बड़ा सर वो पहले से ही कर रहे हैं, इसमें कोई नया स्टैंड तो है नहीं। उससे पहले तो वीडियो नहीं, जारी करा था। नहीं है, ये स्टाइल नहीं थी ना, स्टाइल नहीं थी। अच्छा। बड़ा नहीं, वो मैंने उसे फॉलो नहीं रहस्यमयी किया। मुस्कान और उसको लेके, जैसे कि साहब बड़ा भारी अचीवमेंट उन्होंने कर लिया कि देश को बदनाम कर दिया पूरी दुनिया ये तो में। बात आज किरण रिजिजू ने कही है सर अपनी स्पीच में। हम्म। उन्होंने कही है कि आप जब भारत और चाइना का झगड़ा होता है तो आप चाइना के एम्बेसडर से ब्रीफिंग लेने के लिए जाते हो, और बाहर जाके दूसरे दूसरे देशों में, कंबोडिया जाके, जर्मनी जाके, अमेरिका जाके आप देश विरोधी स्पीच करते हो, इंडिया के खिलाफ सवाल खड़े करते हो। और आपको देश की इतनी फिक्र है तो आप इस तरह से सवाल नहीं खड़े करते, बाहर जाके कह देते हो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। आज किरण रिजिजू ने बड़ा अच्छा राहुल गांधी पे अटैक किया। और एक बात और कही किरण रिजिजू ने सर आज, बड़ी मजेदार, कि अगर प्रियंका को बनाया होता ना लीडर ऑफ पोजिशन तो ज्यादा बेटर रहता। ये जैसा आपने अपना लीडर बना लिया, उसने सारे लोगों को ऐसा ही कर दिया है अपने जैसा ही। और एक आदमी की इच्छा पूर्ति के लिए ओम बिरला के खिलाफ आप ये प्रस्ताव लाए।
कि उसकी ईगो को आपको शांत करना है। उसने कहा कि इसने मुझे बोलने नहीं दिया ओम बिरला, तो इसके खिलाफ प्रस्ताव लाओ, जबकि सब जानते हैं कि इस प्रस्ताव का होना कुछ है नहीं, गिरना ही है, ये नंबर आपके पास है नहीं। कई आपके सहयोगी दल हैं वो इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि टीएमसी वालों ने स्टैंड चेंज कर दिया। महुआ मित्रा भी बोल रही थी, वो तो कल हुआ ना, वो कल उनके बीच में सौदेबाजी हो गई। टीएमसी ने कहा कि साहब यदि आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ के अगेंस्ट इम्पीचमेंट लाते हो तब तो हम सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी इम्पीचमेंट लाने पर सहमत हो गए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो मामला देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर है उसको तो आप बहुमत से हटा सकते हैं, और केवल लोकसभा में अकेले यदि बहुमत हो तो स्पीकर हट सकता है। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा चैलेंज है। सीईसी को हटाने के लिए तो दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत चाहिए। हाँ सीईसी वाले जो प्रक्रिया है वो बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के बिना जज मतलब के ही सवाल होते हैं। फंस रही है, वो ना बिना मतलब पचेड़े में फंस रही है, होने हवाना कुछ है नहीं। कल वो जो इनकी नई राज्यसभा की एमपी बनाई है मेनका गुरुस्वामी, कल उनको बड़ी फटकार लगाई सूर्यकांत सीजीआई ने। आज ही वो फिर लगाई? नहीं, कल कल सर, कल लगाई है मंडे अरे में। कल तो कम लगाई थी, आज और ज्यादा लगाई है। अच्छा, आज भी लगा दी होगी। मैंने तो कल का जो है डिटेल देखी थी उनकी, तो उन्होंने कह दिया कि यार एक बात बताओ, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के पास ये तुम्हारी एसआईआर सुनने के अलावा कोई और भी काम है कि नहीं? वो रोज आ जाते हो यहाँ। अभी पिछले 27-28 फरवरी में कपिल सिब्बल से भी यही कहा था कि भाई अब निपट के आया, अब तो तुम्हारे कहने पे सुप्रीम कोर्ट तुम आए और तुम्हारे कहने पे हमने जुडिशियल ऑफिसर्स को वहां अपॉइंट कर दिया कि भाई वो सुनवाई करें मामले की। अब तुम चाहते क्या हो भाई, हमें ये बता दो, क्या करें हम और इससे ज्यादा? मैं बताता हूँ क्या हुआ वहां पे। तो ममता दीदी का जो वो हो रहा है ना, मेल्ट डाउन, उसका कारण ये है कि 5 दिन से जो धरना चल रहा है, मेल्ट डाउन उसमें। वो धरना इसलिए चल रहा है कि जो उनके अधिकारी थे जो लगे हुए थे, तो ये जो है ये 60 लाख जिनके ऊपर चल रहा है, तो 60 लाख में उनको निकाले जाने की संख्या थी कि शायद वो करीब 12 लाख लोगों को डिलीट कर रहे थे। लेकिन ये जुडिशियल ऑफिसर जो है ये 15-16 लाख को डिलीट कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि साहब कि हम तो गए थे सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मांगने, ये उल्टा हमारे खिलाफ हो गया। और कपिल सिब्बल ने पता क्या कहा था कि साहब बताइए, जुडिशियल ऑफिसर्स को इलेक्शन कमीशन के अधिकारी जो है वो ट्रेंड कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने पिछली तारीख पे कहा था, तो उसने ये कहा कि भाई और बताओ और कौन करेगा ट्रेंड, कैसे उसकी सुनवाई करनी है, कैसे निस्तारण करना है, जो टेक्निकलिटी है वो तो इलेक्शन कमीशन का ही तो आदमी बताएगा, और कौन बताएगा? और क्या आप हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स का जो विवेक है, उनकी जो बुद्धि है, उस पर आपको कोई संदेह है कि उनमें इतना भी निर्णय नहीं है कि सही को सही मान लें, गलत को गलत बता दें? तो भाई मामला तो बड़ा, ममता दीदी का तो बड़ा कठिन चल रहा है। ममता दीदी तो मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा परेशान है। बहुत ज्यादा परेशान है, और मुझे लग रहा है कि कोई इनपुट भी मिल गया है सर। मुझे लगता है ममता कुछ बनर्जी तो समय हुआ समय पर है, ये सर्वे जो कराती रहती हैं, गवर्नर वगैरह कोई चेंज इनपुट किए हैं मिला है उसको कि लेके, साहब सीटें निकल रही हैं आपसे। ये जो अभी गवर्नर्स को चेंज किया है आपके इससे ज्यादा घबरा गई है। बिहार के और बंगाल के, और खासतौर से बंगाल में वो जो तमिलनाडु वाला वो जो आईपीएस रवि। अफसर है आर.एन. रवि, उसको लेके आए हैं। उसको लेके तो मुझे लगता है कुछ विशेष ही समस्या लग रही है, कुछ अंदर की खबर है जो हमें नहीं पता चल पा रही है। हाँ, अंदर की खबर सर, ऐसा भी तो हो सकता है ना, वहां बताते हैं कि बीजेपी वालों ने शिकायत की थी उनकी, सीवी आनंद बोस की, पिछले वालों की, कि क्या? भाई इन्होंने तो ममता जी से सेटिंग कर ली। शुरू शुरू में तो ये खूब हल्ला गुल्ला करा, लेकिन वो फिर धनखड़ जी की जगह जो है इनका मामला एकदम ठंडा पड़ गया। धनखड़ जी जिस तरह से पूरा 3-4 साल ममता जी को बड़ा टाइट करके रखा था उन्होंने, उस तरीके का वो कर नहीं पा रहे थे पिछले 2-3 महीनों से। तो बीजेपी वाले बार बार शिकायत कर रहे थे कि भाई ये तो ठीक नहीं है, आप ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हो। उसके उन पे आरोप भी कई लग गए थे बीच में, इस तरह के कंट्रोवर्शियल भी हो गए थे वो, तो इसलिए बदल दिया गया। और देखिए एक्सपीरियंस्ड आदमी को भेजा है वहां पे, ऐसा नहीं है वो जो बिहार वाले बनाए हैं वो तो पहली बार ही बने हैं, वो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब। अरे वो तो लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, वो तो हाँ, वेरी गुड ऑफिसर है। वो तो हमारे जयपुर डायलॉग्स पे भी कई बार आए हैं, हमारे इवेंट में भी कई अच्छा बार आए अच्छा। हैं।
हमारे पहली इवेंट में वो भी आए थे, तो अच्छा अच्छा। उनको तो मैं जानता हूँ नज़दीकी से, तो वो तो बिल्कुल सही चॉइस है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को हटा के फिर क्या किया? पता नहीं आरिफ मोहम्मद खान का क्या करा, आरिफ क्यों ऐसे मोहम्मद किया खान है? ने तो रिजाइन भी नहीं किया, और ये हाँ भी नहीं आया कि साहब की उनकी टेन्योर कट शॉर्ट कर दी गई। हाँ, और ये भी तो नहीं वो दिया कि कहीं भेजा जा रहा है दूसरी जगह, ये भी तो ये नहीं भी आया। नहीं दिया कि कहीं भेजा जा रहा है। हाँ, कुछ और लोगों ने महाराष्ट्र में नहीं अभी किसी को भेजा, महाराष्ट्र का भी अभी अंडर कंसिडरेशन है। कुछ लोगों ने ये चलाया कि साहब के आरिफ मोहम्मद खान को जो है वो धर्मेंद्र प्रधान की जगह लाया जा रहा है। लेकिन मुझे तो दूर की कौड़ी लग रही है, ये कोई, अरे इसमें नहीं कोई खास नहीं दम नहीं नहीं। नहीं। अब तो कुछ भी चलाते रहो सर, सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे तो आप किसी को हटवा दो, किसी को बनवा दो, वो देर नहीं लगती। अब सुबह से मैं देख रहा हूँ कि वो एक खबर है मेरे पास, किसी ने भेजा, अमेरिका से हमारे एक मित्र हैं, एक खबर का लिंक भेजा। हम्म, मैंने देखा खोल के भाई क्या भेजा उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ शाम होती है तो वो मुझे लिंक भेज के सो गए। अब मैंने उस लिंक को क्लिक किया तो देख रहा हूँ कि जॉर्ज सोरोस के घर पे जो है हाउस अरेस्ट कर दिया उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसी खबर भेज रहे और लिख रहे कि आपके लिए वीडियो का बहुत अच्छा आइडिया हो सकता है। मैंने उस पर रिसर्च की तो वो तो फेक न्यूज निकली। उसमें ये लिखा गया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्ज सोरोस को जो है वो करा दिया है हाउस अरेस्ट, और उसका जो लड़का है सोरोस का, वो अपने स्पेशल जेट से जो है भाग के दुबई छिप गया है, क्योंकि वहां पे आपस में कोई ट्रीटी नहीं है। अमेरिका वहां से उसे ला नहीं सकता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत बड़ी बात हो गई है, पता कैसे नहीं चला किसी को भी। फिर उस पर रिसर्च किया तो मैंने देखा लोगों ने ग्रोक से पूछा हुआ था कि भाई ग्रोक बताओ ये खबर सच है कि नहीं, तो ग्रोक ने कहा ये टोटल अफवाह है। कोई इसकी पुष्टि किसी स्तर पे नहीं। तो सोशल मीडिया तो सर आजकल जोली फैलो हो रहा है, और मजेदार मजेदार चीजें हो रही हैं उस पर, एक से एक। और अब एआई में तो ऐसा कर दिया है कि कई बार पता भी नहीं लगता कि ये असली है या नकली है। इतना अच्छा बना लेते हैं उसको। सरकार ने निर्देश तो जारी किए हैं कि आप साहब एआई बताओगे कि साहब ये एआई है। नहीं, अखबार वाले तो सर, प्रिंट वाले तो लिखने लगे अब कि अगर एआई से आपने कोई काल्पनिक पिक्चर लगाई है किसी न्यूज में या कुछ ऐसा उसका वो किया है डिस्प्ले, तो उसपे कॉर्नर पर लिखते हैं एआई या एआई जनरेटेड ऐसे लिखते हैं। लेकिन अभी सोशल मीडिया वाले कहाँ सुन रहे हैं किसी की, वहां तो चल रहा है खूब। आप पता ही नहीं लगता कि वो कोई भी जाता है, वो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के साथ जो है सेल्फी खिंचवा के आ जाता है, और ऐसी लगती है वो एआई से। कई लोगों ने खिंचवा रखी है कि साहब वो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के साथ खड़े होके, वो जो ऊपर प्रेसिडेंशियल बॉक्स बना हुआ है उसमें नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, के साथ वहां जाके मैंने सेल्फी खिंचवाई, और इतनी ओरिजिनल बनाते हैं कि लगता है देखने में कि यार सचमुच में सेल्फी लेके आया उनके साथ। ऐसी ऐसी चीजें आ रही है। आप अहमदाबाद गलत दिन चले गए एक्चुअली। हम सर, आप जब हमारी बात अहमदाबाद कर, गए। नहीं नहीं सर, ऐसा हाँ? है ना, देखिए उस समय जब हम गए थे उस समय तो ये भी तय नहीं था कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया या नहीं। वो लास्ट मैच था। वो साउथ अफ्रीका वाला मैच था, वो कौन सा था वो? नहीं 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 सर, वो नीदरलैंड वाला मैच था। उस समय तक क्लियर नहीं था, और इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच होने वाला था सर वो कोलकाता में। तो इसलिए हम बात कर, वरना हम तो कोशिश ये कर रहे थे कि इसके बाद हम साउथ अफ्रीका वाला भी देख के आते मैच, वो जो सेमीफाइनल था फर्स्ट, वो भी देख के आते। वो लेकिन वानखेड़े बात में बनी था नहीं। जो। जी 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 जी, उसके 2-3 22 तारीख में था जो। तो हमारी ये प्लानिंग थी, और फिर हमने प्लानिंग बनाई इंडिया जब पहुंच गया फाइनल में कि फाइनल वाला देखते हैं। तो सर आप बताइए ना कि, अच्छा नहीं, वो साउथ साउथ अफ्रीका वाला मैच, साउथ अफ्रीका का मैच सेमीफाइनल वो भी कलकत्ता में ही था। जी 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 जी, हाँ वो भी कलकत्ता में था। नहीं लेकिन उसके बाद एक ग्रुप का मैच हुआ, सुपर 8 का एक मैच इंडिया का वहां पे हुआ, जो ये साउथ अफ्रीका से हार गए थे, आपको याद होगा इंडिया वाले। एक सुपर 8 का मैच हुआ था वहां पे, वो अहमदाबाद में। अहमदाबाद में ही हुआ था। तो उस अगर वो क्लियर होता तो वो दोनों देख आते। और फिर सर फाइनल वाइनल में तो ये टिकटें इतनी महंगी कर देते हैं सर, 500 रुपए वाली टिकट 12,500 में, 2,000 वाली टिकट 25,000 में। अब सर वो एक एक मैच देखने के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बहुत ज्यादा अब हो सर गया है। हमारी हमारी आपकी तरह सेटिंग है नहीं बीसीसीआई में,
कि हमें जो है वो प्रेसिडेंशियल बॉक्स का पास आप मिल क्या जाए। बात करते हो? हमें तो अरे सर, आपकी हमें तो तो बहुत बढ़िया सेटिंग है बीसीसीआई में। अरे कोई सेटिंग वेटिंग, हमें तो आजकल जयपुर में ही टिकट नहीं मिलते, आप कहाँ बीसीसीआई की बात अच्छा, आईपीएल वाईपीएल के तो मिल जाते होंगे सर आपको, क्या बात है। आईपीएल वाले तो आगे पीछे घूमते होंगे। आ जाओ जी, आ जाओ जी। वर्ल्ड कप तो चलो छोड़ो। हम्म, तो वापस चले आते हैं, जरा देखें कि आप साहब ये राहुल गांधी जो है वो कोई भी पॉलिटिकल इशू भुना क्यों नहीं पाता? यूजीसी एक बहुत बड़ा एक अवसर था जिसमें बीजेपी का जो कोर वोटर था, उसमें कोर वोटर का एक सेक्शन जो था वो नाराज था। लेकिन ये चारों तरफ रोहित वेमुला एक्ट लेके घूम रहा है। तो लोग तो ये नहीं पक्का हो गया कि भाई और कुछ हो या ना हो, देखिए, बीजेपी से हम लड़ते रहेंगे, भिड़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे। इसकी तरफ तो नहीं जा सकते कतई। हाँ सर, ऐसा है कि राहुल गांधी, आपके चैनल पे ही मैंने एक बार कही थी कि स्वर्ण जातियों से राहुल गांधी को बड़ी नफरत है सर। अगर ऐसा नहीं होता तो आप बताओ कि वो पार्लियामेंट में बार बार वो फोटो लेके आता था। आपको ध्यान है राहुल गांधी कि ये हलवा सेरेमनी हो रही है, इसमें बताइए कितने ओबीसी, दलित और कितने एससी वो खड़े हुए हैं इसमें। तो इसे तो राहुल गांधी को स्वर्णों से दिक्कत है सर। तो राहुल गांधी उस मौके को कैसे बुनाता? उस मौके को बुनाने का राहुल गांधी के पास कोई मौका ही नहीं था। उस पे तो सर इस देश में अपर कास्ट और सवर्ण जातियों की कोई बात नहीं करता है सर। अछूत हैं ये आज के जमाने में। इनके साथ इन्हें इन्हें इनका वोट किसी को नहीं चाहिए। ये बेवकूफ हैं, किसी को भी वोट दे देते हैं जाके। हकीकत तो यही है सर इस देश में। उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं है, ना हरियाणा में है, और ना हिमाचल में है, ना दिल्ली में है, ना बिहार में है। कहाँ है ऐसा? ना एमपी में है, ना राजस्थान में है। तमिलनाडु में हो सकता है ऐसा। लेकिन ये पॉलिटिकल लोग तो यही सोचते हैं सर बाकी कर्नाटका कि की ये ले सब लो, हमारी। तो सारे सारे सवर्ण जो है वो अब वहाँ ओबीसी बने हुए हैं मजे से। वोक्कालिगा और लिंगायत ये किधर से बैकवर्ड है, लेकिन वो बैकवर्ड बने हुए हैं। तो वहाँ तो वैसे ही 96% हो गया। तो फिर किसको किसी की क्या सुननी है? दूसरी बात ये है कि साहब नॉर्थ इंडिया में तो एक भी स्टेट नहीं है जो बिना सवर्ण के आप जीत सको। हाँ तो सर यही तो है। आप समझे नहीं जो मैंने कहा है। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि इन्हें प्लीज करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हें ये मान रखा है कि ये हमारे पास ही हैं। ये तो इस बार दिखा दिया इन्होंने अच्छी तरह से, ये यूजीसी वाले मामले में डरे डरे घूम रहे हैं सब चारों तरफ। हाँ सर, फोन आ रहे हैं हम, अब फोन चुनाव आ उनाव रहे आएंगे हैं। तब इन अरे चीजों का साहब पता फोन लगेगा। बता देता हूँ मैं आपको, फोन आ रहे हैं मेरे पास भी, लोग आ रहे हैं और सॉल्यूशंस बता रहे हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, अरे बहुत आपके अधिक पास तो चिंतित सर हैं। भाजपा वाले पहुंचे हैं, हमें ऊपर पता है सब। ऊपर से दिखाते हैं कुछ, टॉप ब्रास आपका पास भाजपा का पहुंचा है। लेकिन उसके बाद भी ये आप बताइए कि इनकी रैली करने देने से रोकने की क्या जरूरत थी इनको? अब बेवकूफी है, ये तो बकवास है। करने तो रैली से, तुम्हारा क्या दिक्कत है भाई? जाओ जिसे जहां जाना है। और ये डेमोक्रेसी है, इसमें तो क्या दिक्कत है? कौन सा वहां कोई हिंसा या वो बकवास फालतू की हो रही है? इसे जो कहना है कहने दो। हर बल्कि चीज के ये लिए तो आप रैली ये होती है। देखिए, उनकी एक टैक्टिकल गलती उन्होंने की हुई थी कि उन्होंने रामलीला मैदान पर ये रखा हुआ था। अब रामलीला मैदान पे तो आप 2 लाख की भी भीड़ ले आओ तो कम लगती है। अब वहां हाँ अगर 10-20 हजार लोग इकट्ठे होते तो पता भी नहीं चलता। हाँ। और नेशनल मीडिया उसको वैसे भी कवर नहीं कर रहा था। लेकिन आपने जब ये नाटक किया कि उनको नजरबंद कर दिया और परमिशन लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दी, तो यूट्यूब पे पूरा छा गया, वो सोशल मीडिया पूरा उसी से छा गया। छाना ही था। हाँ इस तरह की सही बात बात। करोगे तो छाएगा ही। बिल्कुल। और नॉर्मल प्रोसीजर में होने देते, जो बात वो कह रहे थे, इसमें आपको परेशानी कुछ नहीं है। तो चीजें और ज्यादा क्लियर ही होती उससे। हाँ, और क्लियरिटी आती। कौन समझाएगा? आप बताइए, आप आपके कोई चेले हों तो समझाइए, लेकिन अरे चेले नहीं भी आप। जिनको भी जिन्हों जो बात करके भी गए वो भी जो है वो बाद में कह रहे थे साहब ये क्या कर रहे हो? वो भी रो रहे थे कि साहब ये देखो ये क्या बेवकूफी कर दी। बताओ। मतलब
आपसे बात होने के बाद में ये घटनाक्रम हो गया। लेकिन सर इसमें बात करने से कुछ नहीं होता है। देखिए डेमोक्रेसी में तो अल्टीमेटली जनता ही तय करती है, हम और आप और या कोई भी पॉलिटिशियंस है उससे क्या होता है। अब चुनाव आएंगे उसका पता लग जाएगा। तो आप शुक्र ये मनाइए कि अभी जिन स्टेट्स में चुनाव हो रहे हैं उनमें कहीं इस तरह का अभी समीकरण है नहीं। बाकी अगर स्टेट्स में किसी हिंदी भाषी बेल्ट में हो रहे होते चुनाव तो एकदम इसका लिटमस टेस्ट अभी हो जाता। लेकिन अभी यूपी से पहले कहीं चुनाव नहीं है ऐसे, 1 साल है अभी वहां चुनाव में, तो ये समय लगने वाला है इसमें। लेकिन आप इनके देखिए ना, ये मैं तो ये कहता हूँ बार बार, आप भी कहते हैं, सब लोग, हम लोग इस पर ये तो एक मत है कि भाई राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के लिए काम करता है। अब आप ये देखो, अभी जो इस समय जो राज्यसभा के जो इन्होंने सीटें डिक्लेयर की कांग्रेस वालों ने, तो हरियाणा से कोई करमदेव बौद्ध को दे दिया किसी को, पूरी की पूरी हरियाणा यूनिट जो है वो नाराज होकर बैठी हुई। हरियाणा में चुनाव बड़ा दिलचस्प है सर, वहां बीजेपी ने एक कैंडिडेट उतार बीजेपी रखा है ने अपना। एक्स्ट्रा कैंडिडेट फील्ड कर दिया है। मामला हाँ। उलट पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हरियाणा में वैसे ही जो है लोगों को इंक नहीं मिलती टिक लगाने के लिए, राइट। दूसरी तरफ हिमाचल में भी यही स्थिति हो गई है। हाँ हिमाचल में वो जो पूरा प्रतिभा सिंह का ग्रुप है वो विद्रोह के लिए तैयार बैठा हुआ है। हाँ, और ये जो जिसे टिकट दिया उन्होंने ये सुक्खू का आदमी है। अनुराग शर्मा ये सुक्खू का आदमी है। अच्छा, ये एक बार हो चुका है, हमारे भाई साहब जो है ये अभिषेक मनु सिंघवी के साथ। सिंघवी, वो अपनी भदड़वा के वहां से वापस आ चुके हैं इन लोगों के चक्कर में, दोबारा फिर वही कर दिया। अच्छा, मजे की बात देखिए, मजे की बात देखिए इसमें क्या है। आज की डेट में इनके पास 27 सीटें, राज्यसभा में 27 सीटें हैं इनके पास, और इन्हें इनकी जो थी ये 7 सीटें थी, जो ये अभी जो चुनाव हो रहे हैं, जो 37 सीटें थी इनमें से इसके पास 7 सीटें कांग्रेस वालों इनको, के पास। कांग्रेस वालों की। इन्होंने 6 कैंडिडेट उतारे। 7वां इनके आसाम की थी, वो आसाम में ये उतार भी नहीं पाए, कैंडिडेट ही नहीं उतार पाए, क्योंकि AUDF से इन्होंने 36 का आंकड़ा कर रखा। अब इसका मतलब ये हुआ कि 26 रह जानी है, ठीक है साहब, ये तो पक्की हो गई कि मैक्सिमम ये अगर जो बचेंगी इनके पास वो 26 बचेंगी, और इनमें से अगर 2 क्रॉस वोट में उड़ गई तो भाई साहब 24 रह जाएंगी, LOP नहीं मिलेगा। खड़गे खतरे में। LOP जो है राज्यसभा में वो चला जाएगा अगर ये जो है ये नहीं, 24 इनकी रह गए। अमित शाह की प्लानिंग तो यही है। इन्होंने वहां पे भी गेम कराया सर, अमित शाह ने ओडिशा में, वहां पे उन्होंने दिलीप रॉय को समर्थन दे दिया है निर्दलीय में, वो जो पहले भी खेल कर चुके हैं वहां पे भी खेल हुआ है। वहां पे भी, वहां कांग्रेस और बीजू जनता दल वाले एक हो रहे हैं, वहां पे भी खेल हो रहा है, वहां पे भी एक लेकिन कैंडिडेट लेकिन एक्स्ट्रा उतारा लेकिन है बीजेपी सीट, ने। लेकिन कैंडिडेट तो वहाँ BJD का है ना, वहाँ कांग्रेस का नहीं है। हाँ है तो, लेकिन सर कांग्रेस वाले से सपोर्ट तो कर रहे हैं ना सर, और कांग्रेस वाले क्रॉस मैं तो वोटिंग के कांग्रेस लिए की प्योर कुख्यात है। सीट्स की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की हाँ सीट वो तो यदि कम हो ही 25 के जाएंगी। नीचे चली गई तो LOP नहीं रहेगा इनका। हाँ, और सर कांग्रेस वालों की एक नेचर है, ये क्रॉस वोटिंग करने में नंबर 1 कांग्रेस ही है इस देश में। जहां भी क्रॉस वोटिंग करानी हो कांग्रेस ही सबसे आगे मिलेंगे। खासतौर से हरियाणा हिमाचल तो कुख्यात है इसके लिए। हाँ कुख्यात है। हरियाणा तो पिछले 2-3 चुनावों से जो है, सुभाष चंद्रा जब से वहां से जीते हैं उस समय के बाद से तो वहां हर चुनाव में लफड़ा होने लगा चुनाव में, ऐसा हिसाब बन गया वहां का। मजेदार चुनाव हो रहा है सर राज्यसभा का, बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग, बढ़िया। मजेदार चुनाव होगा, और NDA तो अब 130 से ऊपर पहुंचने वाली है, कंफर्टेबल मेजोरिटी हो गई उनकी तो। हाँ बिल्कुल।
उनकी तो कोशिश यही है कि कैसे भी हो एनडीए का वो बढ़ता रहे और इनका कांग्रेस वालों का इनका घटता रहे। बड़ी विकट स्थिति है भाई। राहुल गांधी जी जो भी ना करें इसके लिए, लेकिन वैसे खबर पश्चिम बंगाल पे हम चर्चा कर रहे थे शुरू में। पश्चिम बंगाल को लेके सर एक एक बात बड़ी दिलचस्प आई अभी, जो ज्ञानेश कुमार दौरा करके आए हैं वहां, और मेरे ख्याल में आज भी वही है, कल आएंगे शायद। तो उसमें अब सारे के सारे जो दल हैं वो ये कह रहे हैं कि 2 चरण में चुनाव कराया जाए, और इवन बीजेपी ने भी अपना स्टैंड चेंज कर दिया। बीजेपी भी पहले कह रही थी कि चरण ज्यादा होने चाहिए, अब उन्हें लग रहा है कि ज्यादा राउंड कराने से ममता जो है अपनी जो पावर है वो एक राउंड से दूसरे राउंड वो अपनी टीम को ऐसे शिफ्ट करती रहती है। तो अब इन्हें अकल आई है इस बार, तो ये चाह रहे हैं कि दो दो बार में झटके में चुनाव पूरा का पूरा करा दिया। और मुझे लग रहा है कि शायद कम चरण होंगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि 2 में ही होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे लोकसभा में भी इस एक बार तो राउंड इन्होंने कम किया था। बिहार भी 3 राउंड में ही करा दिया था। हाँ, पिछली बार आप देखिए लोकसभा विधानसभा 8 राउंड गए थे विधानसभा के पश्चिम बंगाल में, और लोकसभा में 7 ही थे, और शायद इस बार 3-4 ही न रह जाए विधानसभा में। ये भी एक दिलचस्प मोड़ होगा अगर ऐसा हुआ तो, अगर कम राउंड होता में है वहां ना, चुनाव। अगर वो एक साथ करा लेंगे तो गुंडों को डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रॉब्लम आएगी। हाँ, और कम गुंडे एक जगह रह पाएंगे पहले। अब तो वरना तो अब दो गुंडे दो शिफ्ट आएंगे होते इसके रहते में। थे। गुंडे जो है वो उन्हें ट्रांसपोर्ट बड़ी आसानी से कर दिया था ना, कि जहां अगला राउंड होना है वहां भेज दो, फिर अगले राउंड होना है वहां भेज दो, ऐसे चलता रहता था पहले। अब 2 ही राउंड होगा तो सारे में उसी में स्कैटर्ड हो जाएंगे, फैल जाएंगे इधर उधर। कुछ भी है, लेकिन डिफरेंट लग रहा है थोड़ा सा रणनीति, जैसे कि गवर्नर को बदलना और ये नई चर्चा आना, और फिर एसआईआर को लेके जो अभी लग रहा है। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि सारा एसआई वो लिस्ट फाइनल हो जाएगी नहीं चुनाव के टाइम तक। 7 मई को है विधानसभा का लास्ट उससे पहले होना चाहिए। मगर अगर नहीं होगी तो नुकसान किसको है? ममता को ही तो है। और वो तो कल वो ज्ञानेश कुमार, यही तो बहस हुई इनकी उनसे, वो जो उनकी वो फाइनेंस मिनिस्टर थी चंद्रिमा भट्टाचार्य, एक फाइनेंस मिनिस्टर है ममता की, वो गई थी मिलने के लिए, जो अलग अलग दल मिल रहे थे, और वो फिरहद हाकिम मेयर जो कोलकाता का, और वो एक्स डीजीपी राजीव कुमार, ये लोग गए थे मिलने के लिए टीएमसी की तरफ से। तो उसमें बताते हैं कि वही वो ममता के स्टाइल में वो मेज पीट पीट के बात कर रही थी वो। अब ज्ञानेश कुमार जो है वो हाई फाई टाइप का आईएएस है, उन्होंने कह दिया कि डोंट शाउट अपनी आवाज नीचे करो, चुपचाप बैठ के बात करो। यही बात बाहर आके बता रही थी वो मीडिया वालों से कि मुझे धमका दिया अंदर, महिलाओं से बदतमीजी से बात करते हैं। और उसने साफ कहा ज्ञानेश कुमार ने इनसे कि भाई तुम लोगों ने इस प्रक्रिया को लंबा किया, तुम लोग सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, हम तो अब तक निपटा के अब तक सूचियां दे चुके होते आपके हाथ में, आप लोगों ने इस मामले को लंबा खींचा है, तो भुगतो अब, हम क्या करें। और मुझे लग रहा है कि एक चुनाव अगर सूचियां देरी से आएंगी तो शायद फिर 6-7 चरणों में लंबा चुनाव नहीं हो पाएगा। पता लगा कि अप्रैल में 2 राउंड में चुनाव करा के खत्म, ऐसा होगा। अभी 15 मार्च के बाद मुझे लगता है कि अब डेट वेट डिक्लेयर हो जाएंगी 5 के 5 स्टेट की। विपैत पार्लियामेंट सेशन के बीच में ही हो जाना चाहिए ये काम शुरू, तो उस हिसाब से चीजें चल रही हैं चुनाव आयोग और की। ममता दीदी तो सीधे धमका रही ना हिंदुओं को कि अगर मैं न रही तो 1 सेकंड में जो है वो दूसरी कम्युनिटी वाले तुमको खत्म कर देंगे। वो तो बिल्कुल धमकी दे रही सीधे सीधे। हाँ, इनडायरेक्ट वे में कह रही है कि जब तक मैं हूं जब तक ही ये शांत बैठे हैं भाई लोग मेरे जाते ही तुम्हें सब गाजर मूली की तरह खत्म कर देंगे। जिन्ना हो रही, बिल्कुल जिन्ना ने भी ऐसी धमकी दी हाँ थी। लेकिन तब भी उस समय भी गोपाल पाठा जैसा व्यक्ति जो है वो खड़ा हो गया था आके, और फिर हाँ। उसके बाद से भागते घूमे थे। तब सोहरावर्दी जो थे गए वो जाके हाथ पैर जोड़ के गांधी जी को लेके आए कि साहब हिंदुओं को शांत करो। और गांधी जी जो है वो बेवकूफों की तरह सर उठा के चले भी आए। हाँ, उन्होंने फिर भूख हड़ताल करी थी और वो सब कुछ करा था। उनको मुसलमानों से कभी कहते नहीं बना कि भाई तुम हिंसा मत करो। वो तो गए थे एक बार नोआखाली, तो नोआखाली में तो उनकी बकरी चुरा ली और बकरी को काट के खा गए।
केरल का क्या लग रहा है सर आपको? केरल पे बहुत कम बात होती है। केरल में क्या होगा? ये कम्युनिस्ट आएंगे अब की बार या कांग्रेसी आ जाएंगे? क्या लग रहा है? देखिए, ग्राउंड पे तो ये लग रहा है कि ग्राउंड पे तो जैसा कि वहाँ की प्रवृत्ति है, ग्राउंड पे तो कांग्रेस भारी लग रही है। लेकिन वो पिछली बार भी लग रही थी। लग रही थी। वो पिछली बार भी लग रही थी, ओपिनियन पोल्स में भी सभी ने कांग्रेस को ही जिताया हाँ, था। और सर उस समय राहुल गांधी लेकिन सांसद थे वहीं से। कांग्रेसियों ने आपस में गुटबाजी करके, आपस में लड़ के वो जीता हुआ चुनाव गंवा दिया था। हाँ, वो तो केसी और उस वेणुगोपाल और इन सब में झगड़ा था। गुटबाजी की जो बात है, गुटबाजी अभी वेणुगोपाल भी है, चन्नी तल्ला भी है, अब शशि थरूर हमारे है। शशि थरूर की अलग गुट अब बन गई है। तो इतने सारे गुट होने के बाद में इसकी क्या गारंटी है कि वही रिपीट नहीं होगा जो पिछली बार हुआ था? जो गुटबाजी पिछली बार हुई थी, वही गुटबाजी रिपीट नहीं होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम्म। हाँ, कह तो यही रहे हैं, इसी तरह की रिपोर्ट्स हैं कि कांग्रेस अभी कुछ प्लान नहीं है, ना कुछ अभी एक्टिविटीज हैं वहां पे। और शशि थरूर अब तो मान भी गए हैं, बताते हैं कि शशि थरूर को उन्होंने मना भी लिया। लेकिन अभी राहुल गांधी जो है वो केसी वेणुगोपाल के कहने में चल रहा है। और शशि थरूर को, अभी शशि थरूर ने कहा था यार मुझे कुछ राइट्स दे दो आप, मुझे कोई चुनाव अभियान समिति का, उसका प्रचार समिति का वो बना दो। लेकिन अभी तक केसी वेणुगोपाल ने शशि थरूर को कोई ऐसी वो दी नहीं है, उन्हें नहीं दिया है कि कोई राइट शशि थरूर को दे दे। और जबकि वो, मुझे लगता है कि शशि थरूर के हाथ में रहेगा तो बेटर रिजल्ट आएंगे। डेफिनेटली, हम्म। डेफिनेटली। उसके साथ में वो नायर कम्युनिटी है। हाँ। उसकी स्ट्रेंथ ये है कि वो नायर है। हाँ, और नायर इनका वो, कम्युनिटी पर इनका एक अपना ट्रेडिशनल ग्रुप भी है वहां पे, वो क्या है जो, क्या बोलते हैं सर, नायर कुछ है, तो वो इनकी एक नायर ग्रुप सेवा बना रखा है। समिति है उनकी, हाँ, एनएसएस, नायर वो सेवा बड़ा समिति। पावरफुल ग्रुप है। हाँ, पावरफुल और ग्रुप वो है। नायर्स जो है वो 15-16% वहाँ उसका पॉपुलेशन है उसकी, और वो ट्रेडिशनल कांग्रेस वोटर। हम्म। और इसी मजबूरी से इन्होंने शशि थरूर को साधा है, वरना तो शशि थरूर ने जो अक्षम्य अपराध किए हैं उनके हाँ। चलते तो हाँ, राहुल राहुल गांधी को तो उसने कभी भाव दिया ही नहीं है अगले आदमी ने। ये साहब हो, राहुल गांधी के रिकमेंडेड लोगों को छोड़ के मोदी ने शशि थरूर को चुन लिया और वो पूरी दुनिया में चले गए आप सिंदूर का प्रचार करने। अब बताइए, इससे बड़ा कोई अपराध हो सकता है? हाँ, सही बात है, बिल्कुल। हम्म? हाँ, सही है। राहुल गांधी के एजेंडे को उन्होंने कभी पानी दिया नहीं है। लेकिन अभी भी कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप बात सही कह रहे हो, इनकी जो गुटबाजी है कांग्रेस वालों की, मुझे तो लग रहा है कि ये कम्युनिस्ट ना आ जाए फिर से यही। कम्युनिस्टों का क्या है साहब, ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है उनका। हम्म। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ बहुत है। एंटी इनकम्बेंसी है, और विजयन को लेके भी काफी वहाँ लोगों में वो सही प्रतिक्रिया अब नहीं है। सीपीएम, इसमें पार्टी के भीतर भी लोग चाहते हैं कि लीडरशिप चेंज हो, ऐसी भी मांग चल रही है। विजयन की एज भी काफी हो गई, हाँ। लेकिन ये आपस में क्या करेंगे? ये उनकी जो सर फुटबॉल है उसका क्या है? तो ये देखते हैं ना कि साहब जिस जो पहले तो टिकट में बदमाशी करेंगे, एक दूसरे को टिकट नहीं देंगे, उसको टिकट नहीं, उसके आदमी को टिकट नहीं देना, अपने को टिकट देना। एक ये लेवल जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ये झगड़ा होगा। आप उसके देखो ना बाद सर, फिर शरारत, इनकी शरारत कितनी बड़ी है कि जब इन्होंने अभी वो जो प्रभारी वरभारी अपने बनाए, तो प्रियंका को तो बना दिया असम का, टिकटों का प्रभारी बनाया उसे, कि टिकट फाइनल करने की जो स्क्रीनिंग कमेटी का इंचार्ज जो बनाया उसका। जबकि वो सांसद है केरल की, उसे केरल का नहीं बनाया। किसी वेणुगोपाल देखो ना कैसे मरवाता है ये राहुल गांधी और इनकी टीम को, बर्बाद इसी के लोग करते हैं। अगर वो वहां पे उसकी चलती तो वो अपने हिसाब से टिकट दिलवाती। अब ये जो है सारे के सारे उसे, प्रियंका को तो भेज देंगे वहां असम में जहां कुछ होना नहीं है। मैंने तो वीडियो भी बनाया था, मैंने कहा प्रियंका के गले में ये मरा हुआ सांप डाल रहे हैं। असम में तो हार निश्चित है इनकी। एक वही स्टेट है जहां इन 5 राज्यों में कुछ नहीं होने वाला इनसे, वहां का प्रभारी उसे बना दिया प्रियंका को।
और यहाँ राहुल गांधी और ये अपना खेल करेंगे केसी वेणुगोपाल मिलके। बिल्कुल। तो इसलिए समस्या तो है। वैसे पश्चिम बंगाल उन्होंने सरेंडर कर ही दिया है कांग्रेस वालों ने। वहाँ तो वो वहां तो ऐसा वहां लगता कुछ है भी कि नहीं है। हम्म, वहां तो कांग्रेस वालों से ज्यादा आम आदमी पार्टी वाले एक्टिविटी कर रहे हैं जाके, इनसे ज्यादा एक्टिव वो नजर आ रहे हैं मुझे तो। पता नहीं कौन कौन पहुंचे हुए हैं वहां, मीटिंग कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गुजरात में घूम रहा है और कहानी पूरी उलट पुलट हो रही है। और तमिलनाडु का क्या लग रहा है सर अभी? क्या चिंतामणि जी क्या तमिलनाडु कह का रहे मेरे हैं? चिंतामणि जी ने तो छोड़ छाड़ दिया। वो तो जाके यूएस में सेटल हो गए। अब यहाँ से कोई अच्छा। लेना देना नहीं उनका। दैट चैप्टर इज ओवर। आई हैव टू फाइंड समवन न्यू। अच्छा। आजकल तो मैं खाली अभिषेक के भरोसे चलता हूँ। अभिषेक तो बंगाल जाने की तैयारी में था, अब पता नहीं गया कि नहीं। हाँ, अभिषेक का तो अभी तक का ये है कि 129 प्लस कह रहा है। 129 प्लस एनडीए। बीजेपी और 170 माइनस ये है ममता दीदी। लेकिन अच्छा ममता वहां दीदी के पे अभी पंद्रह बंगाल बीस में। लाख और कम हो जाएंगे। 15-20 लाख उनके वोट और कम होने वाले। और इन्हीं के ही वोट कम हो रहे हैं, इसीलिए वो हाथ पैर मार रही है इतनी ज्यादा। जो मेरी सूचना आई वो ये है कि ममता दीदी के कम से कम अभी 68 लाख वोट कट चुके। 2 लाख उन्होंने ऐड करवाए, हो गए 66। अब ये जो अभी एक्सरसाइज चल रही है इसमें 15-16 लाख और कम होंगे, तो फिर वह 80-82 लाख जो है वो वोट उनके कम हो जाएंगे। और बंगाल में जो बताते हैं प्रोसेस ये है कि बंगाल में भाई जितने भी वोट इस तरह के होते हैं ना, ASDD बोलते हैं जिसको, हाँ, एब्सेंट, शिफ्टेड, एब्सेंट, डेड हाँ, एंड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ये सारे वोट पड़ते हैं। वहाँ का एक हाँ। स्टैंडर्ड जोक है। वो जोक ये है कि भाई आदमी जब जाता है वोट डालने, तो वो कहते हैं अरे तुम लेट हो गए, तुम्हारे पिताजी अभी आके चले गए। उनके पिताजी ने डाल दी वोट। मृत पिताजी वोट डाल के चले गए, ये लेट हो गए, मिल नहीं पाए उनसे। तो इन्होंने टीम पूरी बनाई हुई है। और वो जो बता रहा हूँ ना मैं आपको कि जो 6 राउंड का और 7 राउंड वाला चक्कर, जो 2 राउंड वाला है, उसमें ज्यादा आसानी से ये काम हो जाते हैं। वो पिताजी कई जगह घूम जाते हैं फिर। वो पिताजी भी 6-7 राउंड ले आते हैं अलग अलग जगह। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जिसको बोलते हैं ना वोटर मैपिंग, वोटर मैपिंग जिस लेवल की टीएमसी की है उतनी भारत में कहीं नहीं है। किसी की नहीं है। हाँ, मतलब इस पे मुझे लगता है कि एक एक प्रशांत वोटर किशोर का ने हिसाब है आईपैक की उनके पास। प्रशांत किशोर की आईपैक का दफ्तर सर वहां साल्ट लेक में क्यों खुला हुआ है? इसलिए तो खुला हुआ है कि वो राउंड द क्लॉक 24 आवर्स 365 डेज वो यही काम करते रहते हैं पूरे के पूरे 5 साल। वो कोई और क्या काम है उनका बताइए? 5 के 5 साल चुनाव थोड़ा ही हो रहा है। चुनाव के लिए 2-4-5 महीने बहुत होते हैं, लेकिन उनका परमानेंट ऑफिस खुलवा दिया गया। और ममता बनर्जी जो है वो वहां से जो उनके हाथ में से ईडी वालों के फाइल और वो हार्ड ड्राइव लैपटॉप छीन के लेगी, उन सब में यही था कि कौन कौन जो है पिताजी का कौन से राउंड में पिताजी का वोट डालेगा, उसकी प्लानिंग वो टोटल वहीं से तैयार होती है। ये है कहानी। और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो इस काम को करते हैं, इसलिए कामयाब रहते हैं। देखिए लोकसभा में सीटें बढ़वा ली थी इस बार अपनी। हाँ जी, लोकसभा में तो सीटें बढ़वाई ली साहब। हाँ, हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो कहना पड़ेगा कि साहब ये का कोई मुकाबला नहीं इनका। इसीलिए ये परेशान है, क्योंकि ये जितने भी ASDD वाले थे ये सब इनके वोट थे, डलवा लेते थे। हाँ हाँ, ये तो अब कैसे जाने ही है सारे, डलवाएंगे? ये नहीं बचेगा एक भी। तो अरे सर इसका ये आप देखिए ना कि ASDD वालों से आप एक चीज तो देखो
क्योंकि टोटल वोटर के हिसाब से बूथ बनते हैं, उन्हीं के हिसाब से जो है ईवीएम आती है। सर सरकार का खर्चा कितना बचेगा, कितने कम बूथ हो जाएंगे और कितनी कम ईवीएम लगानी पड़ेंगी इनके हिसाब से। आप देखो कई लाख मशीनें बच जाएंगी। अब इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2 राउंड में ही हो अब वो जाएगा। नहीं, अब नहीं हो सकता। वो तो सारी मैपिंग हो गई। बूथ मैपिंग वगैरह जो है ये पहले ही हो गई। वो इसलिए लेकिन सर बूथ जब वहां पे जितने भी वोट बन ही गए नहीं है हैं तो उतने वहां पे बन गए। ईवीएम क्यों लगेगी? जब हर बूथ पे वोट कम हो गई तो ईवीएम एक मतदान केंद्र बनेगा, उसमें पहले 3 बूथ बन रहे थे, अब क्या हो सकता है 2 में ही काम हो जाए या 1 में ही काम हो जाए, ये तो नहीं होगा। नहीं, अब एक समझिए, थोड़ा प्रोसेस समझिए, प्रोसेस समझा देता हूँ उसको। जो जो बूथ फॉर्मेशन जो है वो पहले ही हो गया यहाँ पर। बूथ फॉर्मेशन जो है, चाहे क्योंकि डिले हो हो या गई ना ज्यादा। लिस्ट, जो डिले हो गई, तो बूथ फॉर्मेशन तो जब ये एएसडीडी वाला, जब 68 लाख वाला जो फाइनल हुआ था ना, तो अच्छा, उससे पहले तय कर दिया। उसी की बेसिस पे बूथ मतलब फॉर्मेशन ये हो गया। विस्तारण होगा, इसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। नहीं, इसका अब कोई जितने भी बूथ बन गए, अच्छा बूथ एक्स्ट्रा बनवाए हैं इन्होंने, अच्छा। ये भी तो एक बड़ी समस्या हुई है ना, क्योंकि बूथ जितने भी हाई राइज हैं, जितनी भी हाई राइज सोसाइटीज हैं, सब में बूथ बनवा दिए। हाँ सही है। अब ये नया जैसे मुंबई में किया था इन्होंने। ये ममता दीदी ने इसको बहुत अपोज किया, लेकिन ममता दीदी की बात नहीं मानी गई। हाई हाई राइज वाले उसे उन्हें लगता है कि तुम्हें वोट नहीं देंगे। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब हाई राइज वाले अलग से बूथ बनवा दिए, तब ये कहा इन्होंने कि साहब कि ये हाई राइज वालों में बाहर वालों को भी डालो। भाई अगर बाहर वाले नहीं होंगे, खाली हाई राइज वाले अंदर होंगे, तो बाहर वाले जाके धमकाएंगे कैसे? पहले तो बहुत आसान था, हाँ हाई राइज के लेकिन बाहर कुर्सी ये डाल तो के। गलत है, सोसाइटी में अंदर घुसेगा बाहर का आदमी, ये तो ठीक नहीं है, गलत है ये तो। सुनिए तो पहले तो क्या, हाई राइज के बाहर टीएमसी के 2 बंदे कुर्सी डाल के बैठ जाते थे और किसी को बाहर नहीं निकलने देते थे। कहते थे नहीं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं, आप हमारे साथ हो ना। हाँ, हम आपके साथ ही हैं। तो फिर क्या, आपका वोट टल जाएगा, आप चिंता मत करो, जाओ। ये होता था। अब हाई राइज के अंदर इनको आने नहीं दे रहा है, और हाई राइज से बाहर जाके किसी को वोट डालना नहीं है, तो हाई राइज के अंदर क्या हो जाएगा इनको पता ही नहीं चलेगा, इसलिए हाँ परेशान है। हाँ, और हाई राइज वाले हैं दोपहर के बाद वोटिंग करते हैं आराम से। तो हाई राइज में ये, अच्छा पहले एक और भी चीज थी ना उसमें, उसमें एक और भी चीज थी, उसमें एक चीज ये भी थी कि हाई राइज वाले जो थे, अगर वो वोट नहीं डालते थे तो उनका वोट डलवा देते थे ये लोग। अब अगर वोट नहीं डालेंगे तो भले ही वोट परसेंटेज कम हो जाए, लेकिन फर्जी वोट नहीं पड़ पाएगा। बहुत दिक्कत है साहब, बहुत दिक्कत है। ममता दीदी समझ रही हैं सब, ये सब इसीलिए हल्ला गुल्ला कर रही हैं, और कोई कारण नहीं है हल्ला गुल्ले का, यही कारण है। और साहब, जबरदस्त मेल्ट डाउन हो रहा है T20 पे। हाँ हाँ सर, कुछ मेल्ट डाउन नहीं है सर, बढ़िया चल रहा है सब और अरे बढ़िया साहब, जीतते हैं। पाकिस्तानियों का मेल्ट डाउन देख लो। अरे सर पाकिस्तानियों का तो मेल्ट डाउन चलता ही रहता है। पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा मेल्ट डाउन ईरान पे चल रहा है। आज देखिए वीडियो आपने शहबाज शरीफ की जो वायरल हो रही है, कैसे रो रहा है एनर्जी वो क्राइसिस पुराना है, भयंकर। हम्म। नया तो दूसरा आया है ना। नया तो वो कह रहा है कि साहब कि उसका पेट्रोल ही खत्म हो गया पूरा। हाँ वही तो कह रहा हूँ सर, हालत उनकी जो है वो और स्पष्ट होगी। और वो सबसे मेन चीज है, पाकिस्तान वाले तो इस चीज में फंस गए ना कि उन्होंने वो पिछले साल वो समझौता कर लिया था गल्फ कंट्रीज से कि अगर भाई किसी पे भी अटैक होगा तो उसे हम पर्सनल अटैक मानेंगे। तो अब गल्फ वालों के खिलाफ तो बोल नहीं सकता, उन सबके ऊपर अटैक हुआ है। ईरान ने सबके ऊपर मिसाइलें फेंक दी हैं, सबके ऊपर ड्रोन फेंक दिए हैं। तो पाकिस्तान तो जो शेरों की तरह ऑपरेशन सिंदूर के समय बड़ा चिल्ला रहा था कि ईरान और टर्की मेरे साथ हैं, ईरान के लिए एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। ट्वीट भी करता है वो शहबाज शरीफ तो उसमें इजराइल का नाम लिखता है, ट्रंप का नाम नहीं लिखता। वो तो दोनों तरफ से फंस गया है, ना वो ना वो ट्रंप का सगा रहा ना वो ईरान का सगा रहा। इनका तो हालत खराब है। और सबसे मजेदार बात तो सर, पाकिस्तान वाले बांग्लादेश के साथ 3 वनडे मैच खेलने के लिए पहुंचे हैं बांग्लादेश। असली मेल्ट डाउन वहां हो रहा है। हाँ कल है पहला मैच,
कल से सीरीज है, 3 वनडे की सीरीज। आप आपस में जो है वो क्या कहते हैं उसे, कंसोलेशन सीरीज। कि भाई सांत्वना मिल गई कि तू तू भी नहीं वर्ल्ड कप में खेल पाया और हम कुछ नहीं कर पाए, तो अब एक दूसरे के साथ ही कट मरेंगे और क्या करेंगे। ये है। लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ लोग तो बहुत परेशान हो रहे हैं ना, कह रहे हैं साहब कौन ये सा? क्या तरीका है। कि वो मंदिर में लेके चले गए। मंदिर में लेके यहाँ तो चले हमारे गए यहाँ कीर्ति। परेशान इस बात से है कि वो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव और जय शाह उसमें मंदिर में चले गए। बड़े परेशान है। कीर्ति आजाद का ट्वीट नहीं देखा सर आपने आज? हाँ हाँ हाँ, तो आज कीर्ति आजाद को पकड़ लिया ना रिपोर्टर्स ने, उसके बाद कीर्ति आजाद भागते घूम रहे हैं। अरे उस ईशान किशन ने बड़ा मजा लगाया सर। ईशान हम्म, किशन अभी पहुंचा है वापस रांची एयरपोर्ट पे, तो मीडिया वालों ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कह रहे हैं कीर्ति आजाद। तो ईशान किशन ने कहा कीर्ति आजाद कौन? कौन है कीर्ति आजाद? मैं तो जानता नहीं हूँ। कोई किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है, हम जहां मर्जी जाएंगे। उसने यूं कह दिया ईशान किशन ने। बढ़िया बढ़िया जीत रही सर। सर और एक क्रिकेटर को सर, कीर्ति आजाद 83 के वर्ल्ड कप में कीर्ति आजाद की 2-3 मैचों में बड़ी शानदार भूमिका थी सर। वेस्ट इंडीज से जो पहला मैच जीती थी इंडिया, उसमें कीर्ति आजाद ने बहुत शानदार बैटिंग करी थी। कीर्ति आजाद जैसे लोग राजनीति के चक्कर में अपना जो इनका सुनहरा अतीत है ना सर, उसको धूमिल कर रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोग, कीर्ति आजाद जैसे लोग, इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी करके। आप क्रिकेटर्स के बीच में आप ये ढूंढ रहे हैं कि बताइए कोई मुसलमान नहीं था टीम में, हमारी टीम में मुसलमान था, ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। उसकी टीम में कौन सा मुसलमान था? हाँ सर, सैयद किरमानी था ना सर, क्रिकेट कीपर। अच्छा। हाँ। तो भाई हमारा भी तो मोहम्मद सिराज, हमारा मोहम्मद सिराज था ना। अरे सर, और हमने उसे पाकिस्तान के खिलाफ खिलाया। नहीं, पाकिस्तान तो के खिलाफ नहीं खिलाया, सेकंड मैच में खिलाया था। नहीं सर, पहले मैच में खिलाया था। पहला मैच किससे था वो? पहले पहले मैच में खिलाया था क्योंकि बुमराह जब को फीवर बुमराह था। बुमराह नहीं आया था, जब पहले मैच में बुमराह खिलाया को था। फीवर था। लेकिन बुमराह को फीवर था उसमें। वो पहले मैच में खेला था। लेकिन सिराज था, उसे भी मेडल मिला है, उसका भी नाम हुआ है सर, वहां बोला गया उसका नाम बाकायदा। ये बकवास, मैं मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि साहब घटिया सोच देखिए लोगों की। सोशल मीडिया ने गंदे लोगों को कितना वो दे दिया है कि साहब वो जो बात जो खुशी बनी थी रोहित शर्मा और विराट कोहली की टीम ने जो जीता था, वो खुशी इस बार नहीं मन रही है क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव है। तो कैसी कैसी मानसिकता के लोग हैं सर। इन्हें इन्हें क्रिकेट देखने की सेंस नहीं है, तमीज ही नहीं है। क्रिकेट में तो कभी ये चीज रही नहीं है। नहीं नहीं, धर्म, जाति, मजहब। इनको तो एजेंडा चलाना है हर जगह। हाँ, हर जगह उसी वही एजेंडे को लेके आने। तो आश्चर्यचकित बात है सर, ये इस तरह की बातें इनको कि तो हर साहब जगह मुसलमान नहीं है। मतलब आप भारत में कभी भी ऐसा हुआ नहीं। आप देखिए कि एक मैच हुआ था, जब मैच क्या हुआ था वो शायद 2009 की वर्ल्ड कप थी, जिसमें तो आपके पता नहीं कौन 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 वो भी खेल रहा था। एक वो था ना, वो आपका सूरत का बंदा। वो जहीर खान था यूसुफ और पठान था। यूसुफ पठान खेल रहा था, इरफान पठान खेल रहा था और मुनाफ हम्म, पटेल खेल रहा था। हाँ, मुनाफ पटेल खेल रहा था। चार चार थे। और क्या। अगर दम होगी तुम्हें तो तुम्हें खिलाएंगे। नहीं कोई, हम्म, यहाँ कोई कोटा तो चलेगा नहीं। कोटा जब चलाते थे ये दक्षिण अफ्रीका वाले तो हारते रहते थे लगातार। अब इन्होंने जो हाँ। है कोटा जो है जहाँ कंपटीशन नहीं करते हैं ज्यादा, कोटा कोटा। और देखिए सर, उन्होंने ब्लैक को कैप्टन बनाया, टेस्ट चैंपियनशिप जीत ली साउथ अफ्रीका ने। तो वो टेम्बा बबूमा अपने दम पे है। हाँ, उसका वो जो उसका एवरेज क्रिकेटिंग पूरी ब्रेन टीम है। में उसका एवरेज पूरी टीम में सबसे अच्छा है, और सर इसलिए है वो। क्रिकेटिंग ब्रेन है। मैं उसकी कमेंट्री सुन रहा था अभी, वर्ल्ड कप में कर रहा था। बहुत बेहतरीन डेप्थ नॉलेज है उसे, बहुत बढ़िया क्रिकेट का कीड़ा है टेम्बा बूम्बा, बिल्कुल। और जो अच्छे हैं वो खेलते नहीं क्या? रबाडा और एनगीडी और ये सारे के सारे जो टॉप क्लास है उनके हाँ वो खेलते ही हैं। हाँ, सारे खेल रहे हैं।
और अटैक तो पूरा का पूरा ब्लैक ही है उनमें, अगर मिला लिया जाए तो उनका। ये केशव महाराज भी जो है कोई गोरों में थोड़े गिना जाएगा, ये भी बेचारा ब्लैक नहीं गिना जाएगा। पूरा अटैक ही उनका तो ब्लैक ब्राउन है, वो ब्राउन है, वो ब्लैक नहीं है, वो मतलब ब्राउन। ब्राउन है, उनके लिए तो ब्लैक ही है। तो चीजें, ये सब चीजें खेल में कहाँ होती हैं सर, घटिया लोग हैं। कीर्ति आजाद जैसे लोग सड़े हुई बातें करता है। कीर्ति आजाद को तो इतनी गालियां सौगत राय ने दी थी, वो जो चैट रिलीज हुई थी उसमें कीर्ति आजाद का तो नाम लिया था सौगत राय ने कि आजकल तुम बहुत महुआ मोइत्रा के समर्थन में बोल रहे हो। तो एक घटिया सोच मानसिकता के लोग हैं जो अपनी सफलताओं को, अपनी चीजों को कमतर करके आंकते हैं कि साहब हमारी सेना के जो जवान हैं उनकी चाइना वालों ने पिटाई कर दी और हमारी टीम ये हो गई। कोई आदमी सोशल मीडिया पर कुछ नहीं चलता तो ये लिखते हैं कि साहब जय शाह ने कह दिया है कि अहमदाबाद में मैंने बढ़िया पिच बनवा दी है और तुम जीतोगे। अरे भाई बढ़िया पिच क्या, आप ये बताओ कि क्या बढ़िया पिच केवल इंडिया टीम के लिए बनवा दी? न्यूजीलैंड भी तो उसी पिच पे खेल रही है, दोनों एक ही विकेट पे दोनों खेल रहे हैं। अगर फायदा होगा, टॉस न्यूजीलैंड ने जीता। दूसरी बात, हमने कहा था क्या कि टॉस जीत के बैटिंग हमको दे दो? हाँ बताओ, मैं यही तो कह रहा हूं कि टॉस उसने जीता है, बैटिंग उसने दी है हमें, तो बेकार की बात कहते हैं। और सर एक बात और बताइए, चलिए हम मान लेते हैं कि जय शाह ने सेटिंग कराई है, साहब 6 आईसीसी की ट्रॉफी जितवाई है जय शाह ने। क्या हो गया, एक समय ये इंग्लैंड वालों की और इनकी चलती थी, तूती बोलती थी। आज इंडिया का दम है, क्रिकेट में कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से करेंगे, इसमें क्या हो गया? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ 100%, तो हम 100। पावर हैं, हम इकोनॉमी दे रहे हैं, हम 70% आईसीसी का पैसा हमारे पास से जा रहा है, तो हमारी मर्जी नहीं चलेगी और किसकी चलेगी? और सर गौतम गंभीर ने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि हम तो अब अगला टारगेट हमारा ओलंपिक जीतने का है। बढ़िया है, ऐसी अप्रोच रखनी चाहिए कि भाई हम ओलंपिक भी जीतना चाहते हैं, हम तो कोई टूर्नामेंट ऐसा नहीं है जो हम हारना चाहते हैं, हम सारे टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। सभी दर्शकों को जी बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।